नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे साथ क्रिएटिव परिवार में। जैसा कि आपको पता है, ये जो क्लास है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास है, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम आपकी सारे अभी तक आपके मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत आगे तक कवर कर चुके हैं और आने वाले समय में शायद बहुत कम समय में आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। और इसी के साथ तुरंत खत्म होने के बाद ही हम आपकी जो एंशियंट है उसे और मिडवल दोनों ही क्लास आपकी बहुत जल्दी खत्म आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत कम समय में, क्योंकि आपके जो सबसे बड़ा पार्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है। इससे बड़ा पार्ट आपका ना तो एंशियंट का है ना आपके मिडवल का है। तो ये सारे टॉपिक आपके हम आपके बहुत जल्द ही समय में, बहुत जल्दी मतलब बहुत कम समय में सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे। तो आज का आपका जो टॉपिक होने वाला है 1857 का जो विद्रोह है, उस पर हम आपकी आज पूरी क्लास की चर्चा करेंगे। गहन चर्चा के बाद आपके 1857 की आज आपकी क्लास करा देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के लिए। तो मेरा नाम है पारस संत, आपको डेली ही आपकी हिस्ट्री क्लास लेके आता हूँ और अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह है, अगर वो आपको एक ध्यान रखना, क्रांति नहीं है 1857, एक 1857 क्या है, विद्रोह है। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि 1857 क्रांति और विद्रोह में कंफ्यूज होते हैं इंसान बहुत ज्यादा। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना, 1857 विद्रोह है, क्योंकि क्रांति में अंतर होता है। क्रांति क्या होती है, एक समय में एक साथ उसका नेतृत्व करता एक जना रहा हो। ठीक है, विद्रोह इसके क्या थे 1857 के, अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय इसके अलग अलग नेतृत्व करता थे। और दूसरा क्या था, राष्ट्रीय हित की भावनाओं का इसमें अभाव था। राष्ट्रीय हित की भावना का इसमें सबसे बड़ा अभाव था, क्योंकि अगर राष्ट्रीय हित की भावना इसके अंदर होती तो शायद इसका परिणाम कुछ और ही होता। और आपको जिसे लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं है, तो आज की क्लास में मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आज जब आप क्लास लेने के बाद यहाँ आज जब पूरी टॉपिक जब 1857 कंप्लीट होगा, जब आप हटोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं सारी चीजें आपको क्यों बोल रहा था। तो शुरुआत करते हैं आज आपकी क्लास। और आज की क्लास शुरुआत करने से पहले ना, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त शायरी है जो 1857 के ऊपर मैंने लिखी है, मतलब मैंने भी कहीं ना कहीं से देखो ली है यार, मैं इतना बड़ा शायर नहीं हूँ कोई, बस एक ली है, कोशिश की है बस ये सेट हो जाए। और मैं कह रहा हूँ जब ये आप शायरी कंप्लीट होगी, जब टॉपिक कंप्लीट होगा, दोनों को रिलेट कर लोगे। तो शायरी आपकी जो है, जिंदगी के हर मोड़ पर धोखेबाज मिले, जिंदगी के हर मोड़ पर धोखेबाज मिले, उनमें पराए कम अपने ज्यादा मिले। समझ गए, जिंदगी के हर मोड़ पर धोखेबाज मिले, उनमें पराए कम अपने ज्यादा मिले। बस यही है 1857 की पूरी बात, और यहीं से 1857 की क्रांति जो विद्रोह है उसे हम समझ लेंगे। और मैं देखो आपके पास, आपको पता है हमारे पास सारी पीपीटी होती है, पीपीटी मतलब देखिए रिटर्न रूप में, लेकिन आपको पता है मैं पीपीटी के माध्यम से कराना कम पसंद करता हूं। मैं चाहता हूं कि पीपीटी मुझे केवल वहीं यूज करूं जहां केवल मुझे फैक्ट बताने हो या आपको डाटा देना हो केवल जब। लेकिन अदरवाइज मैं चाहता हूं कि उन टॉपिक को मैं खुद आपको एक कहानी के माध्यम से, कि हिस्ट्री क्या है, पूरी कहानी है। जिसने हिस्ट्री कहानियां समझ ली उसे आपके कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो शुरू करें आज की कहानी। तो बैठो आप आराम से, ध्यान दो इस तरफ, इधर की आज की कहानी पर ध्यान दो। और कहानी आपने समझ ली तो मजा बहुत जबरदस्त आने वाला है। तो आपका 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह के पीछे भारत में अनेक कारण आपके चल रहे थे। एक कई सारे कारण क्या थे, क्योंकि अब जो अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं, अंग्रेज शासन करते हुए उसमें आपके वो शासन के साथ साथ भारतीयों का शोषण करते जा रहे थे। आप ध्यान करो, 1757 होता है, 1757 हुआ, ठीक है, फिर 1764 हुआ बक्सर। ये सब क्या है, एक आपकी एक कहते हैं ना, नींव तैयार कर रहे हैं 1857 की। ये लगातार इस तरह छोटे छोटे आंदोलन, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं आपके किसान आंदोलन हो रहे हैं, धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं आपके, ये सारे आंदोलन हो रहे हैं। और 1857 कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ, 1857 को तैयार होने में एक पूरा वक्त लगा है। क्योंकि इसमें हो क्या रहा था, जहां अंग्रेजों ने स्टार्टिंग इस बात से की थी कि वो केवल भारत में व्यापार करने आ रहे हैं और उन्हें भारत के किसी चीज से मतलब नहीं है, और उन्होंने व्यापार के साथ साथ राजनीति में प्रवेश किया। और राजनीति में प्रवेश करने के बाद भारतीय राजाओं को भी उनके पद से हटा दिया, और लगातार ये सारी चीजें इतनी बढ़ती चली गई कि वो चीजें एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो गई। ठीक है, इन्हीं सब चीजों के तहत हम आज आपकी बातें करेंगे और समझेंगे आपके इन 1857 की क्रांति जो विद्रोह है, इसे बनाने में के पीछे, 1857 बनाने के पीछे अगर आपको तात्कालिक जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में जानना चाहते हो तो उसका इतिहास जानो क्या था। 1857 जानना है तो उसके पीछे का इतिहास जानो कि क्यों 1857 जैसी एक विद्रोह खड़ा हो गया। क्योंकि अगर आप तत्काल की परिस्थिति देखो तो कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा यार यही सही है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति का व्यक्तित्व यह होता है कि उसे जो परिस्थितियां उसके पीछे की रही उनका भी अनुसरण करे, उनके बारे में थोड़ा ज्ञान करे। तो 1857 के पीछे आपका सबसे पहले एक कारण हम देख लें तो आपका आर्थिक सुधार रहा है। आर्थिक सुधार आपका एक बहुत बड़ा कारण रहा था। कैसे, देखो मैं आपको बहुत अच्छा समझा,
सारे समझेंगे, आर्थिक समझेंगे, सामाजिक समझेंगे, धार्मिक समझेंगे, राजनीतिक समझेंगे, तात्कालिक भी समझेंगे, सारे समझेंगे। सबसे पहले आपका समझते हैं आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, ठीक है। तो आर्थिक सुधार में अगर आपका हम समझते हैं आपके, तो आर्थिक सुधार में एक सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात जाती है, वो जाती है आपकी जो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो जो अपनी नीति बना रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी नीतियां बना रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। जो 1813 में कंपनी ने नीति बनाई, इसमें सबसे एक आर्थिक सुधार क्या था, 1813 की कंपनी की नीति। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था, जो कंपनी नीति बनाती थी, जो आपके अपने जो कंपनी अपने हित के लिए, जैसे कंपनी एकाधिकार करती जा रही है, कंपनी व्यापार में एकाधिकार किया ना, कंपनी व्यापार में एकाधिकार की नीति बना रही है, चाहे वे चीन के क्षेत्र को छोड़कर अपने मतलब एक अधिकार ले लिए। तो ये क्या, जहां भारतीय पूरे क्षेत्र में व्यापार, भारतीयों के पास व्यापार, देखो क्षेत्र किसका, भारतीयों का, अधिकार किसका होना चाहिए, भारतीयों का, लेकिन उन क्षेत्र पर आकर अधिकार किसने शुरू कर दिए, उन लोगों ने जो स्टार्टिंग में खुद यहाँ व्यापारी बन के आए थे। मतलब लगता है 1857 को देखकर कि अगर पीछे इतिहास उठाया तो आपके आज तुम्हारे जो दोस्त बन के आए थे उन्होंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया, कुछ ऐसा समझ में आता है 1800। तो ये क्या आपका 1813 की कंपनी की नीति, एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट चला था। और अगर आपका आर्थिक नीति में देखें, आर्थिक में जब भारत में अकाल पड़ता है, भारत में अकाल पड़ता है, तो भारत में अकाल के समय कंपनी को क्या करना चाहिए, भैया कंपनी जब अगर एक शासन के रूप में आ चुकी है, शासक के रूप में आ चुकी है, तो भारत में बड़ा अकाल, अब भैया अकाल पड़ा भारत में अकाल पड़ा, उस दौरान क्या करना चाहिए था, कंपनी को सहायता करनी चाहिए थी जब अकाल पड़ा था। लेकिन कंपनी का अकाल के दौरान भारतीयों की सहायता ना करना, और अब वहां से जो टैक्स है उसे लगातार वसूलते रहना, एक ये भी इसका एक आर्थिक कारण रहा है। मतलब सुधारने से आर्थिक कारण कह सकते हैं, सॉरी, इसे हम सुधार तो नहीं कहेंगे, इसे आर्थिक कारण कहेंगे। जो है आपका आर्थिक कारण रहा है, वो आर्थिक जो कारण रहा है, ठीक है। 18 अकाल के दौरान, एक दूसरा कारण समझे आपके, अकाल के दौरान जो कंपनी है, कंपनी की भारतीयों की कंपनी द्वारा भारतीयों की सहायता न करना। ठीक है, अब अकाल के दौरान देखो, एक तो वहां पे क्या पहले से अकाल पड़ा हुआ आपके बंगाल में, ठीक है, बंगाल में अकाल पड़ा है, और जब बंगाल में अकाल पड़ा उस दौरान कंपनी को क्या करना चाहिए, चलो वहां पे थोड़ी छूट देनी चाहिए थी और थोड़ी अपनी तरफ से कंपनी को सहायता करनी चाहिए थी। लेकिन कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या था, कंपनी का उद्देश्य था कि कैसे भी अधिक से अधिक वहां से कम, तो कंपनी क्या चाहती थी, अधिक से अधिक लाभ कमाना। कंपनी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, व्यक्ति मर रहा है अकाल में, ठीक है, उसे खाने के लिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये उसे कोई भी किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। दूसरा इसके बाद क्या, जो कंपनी के द्वारा जो कुछ व्यवस्था चलाई गई, जैसे आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, रैयत, आपके आर्थिक कार्ड में क्या आपके रैयतवाड़ी, और भी आपके देख लें इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था आपके, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, आपके महालवाड़ी, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब के थ्रू किसानों का शोषण ही हो रहा था। जितनी भी व्यवस्था आई है सारी, इन सब के थ्रू हुआ क्या था, जो किसान है उसका शोषण हो रहा था। और अब से पहले क्लास में सारे बता चुका हूं, आपकी महालवाड़ी क्या है, रैयतवाड़ी क्या है, आपके स्थायी बंदोबस्त क्या है, ये सारी इसमें क्या है, इसमें ये सारी नीतियां क्या है, अंग्रेज द्वारा बनाई जा रही है, केवल जो भारतीय किसान है उसको लूटने के लिए, भारतीय व्यक्ति को लूटने के लिए ये सारी की सारी आपकी नीतियां बनाई जा रही थी। ये चीज आपको विशेषकर ध्यान होना चाहिए। और साथ के साथ क्या था आपका, साथ क्या था, भारत के जो आर्थिक धंधे थे वो बंद हो गए थे। क्यों, क्योंकि भारत के आर्थिक धंधे बंद कैसे, आपको प्रोफेसर भारत के आर्थिक धंधे कैसे बंद हो गए, क्यों, क्योंकि कंपनी ने अपना अधिकार करा, अपने द्वारा जो प्रोडक्ट बनाती उसे बेचती। क्यों करती क्या थी कंपनी, भारतीय जो वस्तु थी,
भारतीय वस्तु पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया भैया, भारतीय वस्तु पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया जो भारत में निर्मित हो रही, लेकिन जो वस्तु इंग्लैंड से आ रही थी, जो वस्तु इंग्लैंड से भारत में आती उससे भारत में सस्ता बेच रहे थे वो। भारतीय वस्तु को महंगा कर देना टैक्स लगाकर, और जो इंग्लैंड से आई वस्तु थी उसे सस्ता बेचना भारतीय वस्तु के अकॉर्डिंग। अब समस्या तो होगी, आप नॉर्मल चीजें आप बताओ कि अगर आप किस सामान को खरीदना पसंद करोगे, जो सामान सस्ता मिलेगा और अच्छी मतलब सेम क्वालिटी का सामान हो, और आपको एक दुकान वाला आपको 20 रुपए का दे रहा है और दूसरा दुकान वाला उसी सेम क्वालिटी के सामान को 10 रुपए का दे रहा है, आप किसे खरीदोगे? 10 रुपए वाले खरीदोगे। आप कब तक कहोगे स्वदेशी लो, स्वदेशी अपनाओ? नहीं कर सकते ना भैया, नहीं कर सकते। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी भारत की वस्तु टैक्स लगने के बाद 20 रुपए की हो जा रही है, और इंग्लैंड की वस्तु जो विदेश से आ रही है वो भारत में आने के बाद भी कितने की, 10 रुपए की बिक रही है, तो आप किसे खरीद रहे हो? 10 वाली को। इससे क्या हो रहा था, जो भारतीय धंधे थे वो नष्ट होते जा रहे थे, मतलब भारतीय धंधों का नष्ट हो जाना, समझ गए भैया, भारतीय धंधों का नष्ट होना। भारतीय धंधों का नष्ट हो जाना एक आर्थिक कारण रहा है, समझ में आ गया, भारतीय धंधों का नष्ट हो जाना। अब भैया जब आपको देखो, आप यार गुस्सा तो आएगा ना, व्यक्ति गुस्सा आएगा क्यों? अगर आर्थिक कारण में एक आपको बता दूं, एक आपके पटना में एक बुक विक्रेता थे, उनका नाम मैं अगर आपको बताऊं, उनका जो नाम था पीर अली साहब था, जो पटना में बुक विक्रेता थे, उनका नाम था पीर अली साहब। अब वो समस्या क्या थी, वो व्यक्ति किताब बेचते थे, और वो बेचते थे किताब, वो क्या बड़ी आंदोलनकारी किताब थी यार, जबरदस्त किताब बेचते थे। तो मैं ना वो उसमें जब लिखते थे ना भड़काऊ तरीके से, पूरा मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, कहते थे कि यार कि देखो भारत का इतिहास क्या रहा था, एक मौर्य साम्राज्य था भारत में, जिसके दौरान जिसने आपके बहुत लंबे समय शासन किया और एक महान शासक के रूप में, साम्राज्य के रूप में खड़ा हुआ। वो कहता है कि मगध का शासक धनानंद को याद करो, उसके दौरान, उस शासन के दौरान विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर महान जैसा आक्रमण नहीं कर पाया, और आप इन अंग्रेजों को नहीं उखाड़ के फेंक सकते। वो इस तरह की किताब लिखा करता। तो अब क्या हुआ, अंग्रेजों को पता चला यार ये तो हमारे खिलाफ भड़का रहा है, तो अंग्रेजों ने उसकी किताब पे मतलब उसकी दुकान है, उसकी दुकान में बुलडोजर चलवा दिया। अब वो उसका एक आर्थिक नुकसान हुआ ना, उसका एक आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो उसे गुस्सा आ रहा है अंदर से। हर व्यक्ति देखो, यही 1857 की समस्या है, हर व्यक्ति की अपनी एक समस्या है, हर व्यक्ति अपनी समस्या के लिए लड़ा था। ये सारी इन टॉपिक से क्लियर होंगे आपके। तो आर्थिक कारण समझ में आ गए। अब आपके देखें, अगर दूसरा और कारण देखें आपके, दूसरा कारण देखें आपके, दूसरा आपका एक दूसरा कारण देखें, जो दूसरा कारण है, जो दूसरा कारण जाने वाला है आपका, जो आपका दूसरा कारण जाने वाला है, दूसरा कारण अगर हम देखें तो सामाजिक कारण देखते हैं। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण देखते हैं, तो एक एक तरीके से हम चीजें समझेंगे आपकी क्रमबद्ध तरीके से। सीधे आर्थिक कारण समझ में आ गया, आर्थिक कारण में कोई मेरे मानना है कि आपको कोई डाउट नहीं होगी। अब देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में अगर हम आपके देखें तो सामाजिक कारण में आपके जैसे कि सामाजिक सुधार थे, कुछ सामाजिक कारण नहीं थे, सामाजिक सुधार कह सकते हैं। सामाजिक जो थे वो सुधार थे आपके, चाहे कारण कह लो चाहे सुधार कह लो, उसे सुधार थे कुछ। वो क्या थे आपके, कुछ अंग्रेजों ने सामाजिक सुधार किए थे, लेकिन ये कुछ सुधार वैसे ठीक थे, ये सुधार जो किए थे वो ठीक किए थे सामाजिक सुधारों ने। क्यों? क्योंकि भारत में ना जैसे कुछ प्रथाएं चली थी, कुप्रथाएं, जैसे आपकी सती प्रथा चल रही थी, ठीक है, आपकी सती प्रथा पता ना, अगर हस्बैंड मर गया तो जबरदस्ती उसकी वाइफ को फूंक देना, सती प्रथा चल रही थी आपकी। बाल विवाह जैसी प्रथाएं चल रही थी, विधवा पुनर्विवाह जैसी, विधवा पुनर्विवाह ना हो पाना, ना करना, ये सारी परंपराएं चल रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ सुधार किया। उन्होंने क्या सुधार किया? सती प्रथा बंद कर दी, सती प्रथा बंद, सती प्रथा बंद, ठीक है। आपके विधवा पुनर्विवाह बंद, मतलब विधवा पुनर्विवाह शुरू कर दिया उन्होंने, विधवा पुनर्विवाह शुरू किया, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह शुरू करा उन्होंने। सती प्रथा बंद, आपके सती प्रथा बंद कर दिया, विधवा पुनर्विवाह शुरू कर दिया। आपके बाल विवाह जैसे चीजें, बाल विवाह जैसे जो बाल विवाह होते थे, 10-11 साल की लड़कियों का विवाह होना, वो प्रतिबंध कर दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने, ठीक है। आपके सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, और आपके जो नरबली थी, नरबली, नरबली मतलब मनुष्य की बलि देना, ये सारी अंग्रेजों ने बंद कर दिया। अब क्या लग रहा है अंग्रेज, पहले तो एक चीज बताओ, मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले तो ध्यान रखना, इस चीज का सुधार, ये जो सुधार है, ये जो सुधार है, ये अंग्रेजों ने
जो किया था। अब आपको कोई सती प्रथा सही कराना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन एक समाज तो था ना जो सती प्रथा को बड़ा मानता था। समाज का जो उच्च वर्ग था जिसमें सती प्रथा बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वो आपका लिखा गया है किताबों में, वो एक आपका उच्च वर्ग रहा है जिसमें आपके ये परंपराएं थी, अगर उस महिला का हस्बैंड मर गया किसी कारणवश तो उस महिला को जिंदा जला दिया गया, उस लड़की को जिंदा जला दिया गया। अब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये तो गलत है, ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका उद्देश्य कतई ऐसा नहीं है कि वो भारत के लिए सही कर रहे हैं सारी चीजें, वो बस ये कि अपना उनका स्वार्थ था वहां पे, ठीक है। बाल विवाह जैसी चीजें, अब इसमें ना बुरी उन लोगों को लग रही थी जिन लोगों ने परंपराएं चलाई थी, तो सामाजिक सुधार भी इसका एक कारण रहा था, जैसे विधवा पुनर्विवाह कानून लेकर आना, सती प्रथा को रोक देना, ठीक है, आपके नर बलि को रोक देना। तो एक जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण था जिसे ये चीजें बड़ी बुरी लगी कि उसके सम्मान पे बात आ गई, उसके आत्मसम्मान से लगी, हम अच्छा हमारे सम्मान में बात करोगे, तो इसका सामाजिक कारण समझिए, एक सामाजिक कारण भी रहता है इसका आपका, ठीक है, 1857 का। और देखें आपका तीसरा कारण देखें, तो तीसरा कारण रहा, वो तीसरा कारण था इसका धार्मिक इसका तीसरा कारण था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था? भारत में क्या हुआ, जो अंग्रेज थे भारत में, वो आपके ईसाई धर्म का बड़ा प्रचार करना चाह रहे थे। देखो भारतीयों को ये सारी चीजें चलो मान लेते, भारतीयों के साथ बड़ी समस्या है, भारतीय धर्म के साथ मत छेड़ो। भारतीय धर्म के साथ अगर आप छेड़ोगे तो समस्या तो अपने लिए खड़ी कर लोगे। तो भारतीय धर्म के साथ छेड़छाड़ एक बड़ा कारण रहा आपका किस चीज का, कि एक बड़ा कारण किस चीज का आपका, ये ध्यान रखना, 1857 जैसी चीजों का। क्यों ये क्या कर रहे थे? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे अधिक से अधिक व्यक्ति को ईसाई धर्म लेकर आओ, मतलब ईसाई धर्म को है ना भारत में हिंदू धर्म से ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। अब भारतीय धर्म के साथ छेड़छाड़ होगी, ऐसा हो सकता है भारतीय शांत रह जाए? कतई नहीं हो सकता। तो ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म को भारत में बहुत ऊपर लेके जाने की बात चल रही थी, मतलब ऊपर, तो सबसे ऊपर क्या होना चाहिए भारत में? ईसाई धर्म होना चाहिए। ये सारी चीजें चल रही थी भारत में, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रचार आपका लगातार, ये भी एक आपका, ये क्या रहा आपका? धार्मिक कारण रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कारण देखें, और आपके धार्मिक कारण के अलावा चौथा कारण क्या था आपका? जो धार्मिक कारण के अलावा जो चौथा कारण था आपका तकनीकी कारण, तकनीक सुधार कह सकते हैं आपका, तकनीक सुधार या कारण कह सकते हैं। अब इसे कैसे है सबका, कैसे एक तकनीकी सुधार क्या था भारत का इसमें आपका? इसमें सबसे पहला था आपका जो प्रेस को लेकर आना। प्रेस ये वाली नहीं, स्त्री वाली प्रेस नहीं कह रहा भैया, मीडिया वाली प्रेस, जहां न्यूज़पेपर छपा करते थे। दूसरा आपका रेल, तीसरा आपका डाक। हम हमेशा देखते हैं कि भारत में रेल और डाक का जो एक रेल और जो डाक व्यवस्था शुरू हुई वो डलहौजी के समय होती है, हम हमेशा देखते हैं, और हम कहते हैं डलहौजी ने बहुत बड़ा काम कर दिया भारत के लिए, रेलवे दे दी, डाक दे दी, कि अगर डलहौजी भारत को रेलवे नहीं देता तो हो सकता है भारत में रेल आती नहीं आती। अरे यार मंद बुद्धियों, एक बात तो सोचो, क्या अंग्रेज आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ देके जाएंगे? भैया कतई नहीं देके जाने वाले। जो लोग ये सोचते हैं ना कि डलहौजी ने इतना कर दिया, कतई उसका 1% भी उद्देश्य ये नहीं था कि वो भारतीय के हित में कुछ कार्य कर रहा था। इस बात को आप साफ साफ समझ लीजिए, क्योंकि वो भारतीयों के हित में 1% काम नहीं कर रहा था। तो रेलवे को जो यहाँ लेकर आने का कार्य था, रेलवे को लेकर आने का कार्य एक सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि वो जो बड़े बड़े शहरों में उसने व्यापार स्थापित किया था, उन शहरों के साथ वो क्या चाह रहा था, दूर दराज के एरियो में भी अपना संपर्क स्थापित किया जाए, उन दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपना व्यापार फैलाया जाए, उन दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो छोटे छोटे उद्योग धंधे चल रहे हैं उन्हें बंद करके अपने उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई व्यापार करते हो, आप एक सामान, उस टाइम कोई ट्रक, बस, ट्रेन, बस कुछ नहीं था। उस टाइम क्या है आपका? घोड़ा, तांगा है, ये सारी चीजें, इनसे आपके सामान जा रहा है एक जगह से दूसरे। बैलगाड़ी है, इनसे सामान जा रहा है। कितना जा सकता है? कितनी दूरी आप तय कर सकते हो? एक दूरी तय करने के लिए आपको समय बहुत लग जाएगा। इसलिए उसने कहा कि भारत में ट्रेन व्यवस्था, रेलवे लेकर आते हैं भारत में। रेल जब भारत में आ जाएगी उससे क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरे स्थान तक सामान ले जाना आसान हो जाएगा। तो अब जब भारत में रेलवे व्यवस्था लेकर आया तो उसका कारण क्या था? वो अपने व्यापार को और एक्सटेंड करना चाह रहा था। अपने व्यापार को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपने व्यापार को और ज्यादा एक्सटेंड करना चाह रही थी। इसका एक सबसे प्रमुख कारण यह था आपका, ठीक है। और जब अपने आप जो व्यापार है, उद्योग धंधों को, उनसे
एक्सटेंड करना जा रही थी, उससे फर्क किससे पड़ा, जो भारत के छोटे उद्योग धंधे थे, भारत के छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, भारत के छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। ठीक है, और जब भारत के छोटे उद्योग धंधे बंद होंगे, अब क्या, जगह जगह गली गली में एक ही चीज थी, अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हो गया। अंग्रेजों का विरोध गली गली में होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। क्योंकि जो व्यवस्थाएं अभी तक केवल शहरों तक थी, जो व्यवस्थाएं अभी तक शहरों तक थी, जहां अंग्रेजों का अधिकार केवल शहरों तक था, अब उन्होंने गांव गांव में, गली गली में करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांवों के छोटे छोटे व्यापारों पे भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें आपकी देखी गई, तो भैया ये भी एक आपका क्या बन गया, जो रेलवे था, रेलवे में हमेशा क्या लगता रहा कि अपने हमारे हित में, लेकिन नहीं, तो उन्होंने क्या करा, रेलवे से अपना व्यापार और एक्सटेंड कर लिया। तो आपका एक तकनीकी सुधार भी इसका एक कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा है। ठीक है, और देखें आपका, और अगर आगे की ओर समझें, एक और समझें आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका समझते हैं तकनीकी सुधार के बाद, आपका तकनीकी सुधार के बाद जो समझते हैं आपका, वो आपका सैनिक कारण देखें, आपका सैनिक कारण, सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है सैनिक कारण, ध्यान रखना, सैनिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिक कारण आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, पूछा गया 1857 की क्रांति का सैनिक, 1857 के विद्रोह का सैनिक कारण क्या था। ये अगर देख लें तो सैनिक कारण क्या है आपका, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारतीय और अंग्रेज दोनों समान एजुकेशन के हिसाब से लगे हुए। ठीक है, लेकिन एक समय बाद होता क्या, जो अंग्रेज हुआ करते, मतलब 3 साल बाद, 5 साल बाद उन्हें पद में उनके पदोन्नति कर दी जाती, मतलब उनका प्रमोशन कर दिया जाता। अब समस्या क्या, भारतीय उससे ज्यादा मेहनत करता, भारतीय उससे ज्यादा मेहनत करता, लेकिन भारतीयों की पदोन्नति नहीं होती। जब भारतीयों की पदोन्नति नहीं हो रही थी, तो भैया गुस्सा तो आना स्वाभाविक सी बात है। वो कहते हैं कि यार हम इससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सारे काम हम करें इससे ज्यादा, लेकिन पदोन्नति किसकी कर रहे हो आप, अपने व्यक्ति, अपने जो आपका व्यक्ति उसकी कर रहे हो, तो पक्षपात दिख रहा है। तो इसमें एक क्या समस्या थी, पदोन्नति ना होना, भारतीयों की 18 मतलब भारतीयों की ब्रिटिश सेना में पदोन्नति ना होना 1857 के विद्रोह को एक, ये भी एक कारण रहता है जन्म देने का। तो आपके पद समझ गए, पदोन्नति मतलब पदों का भी एक कारण था। ठीक है, पद मतलब प्रमोशन ना होना। दूसरा क्या था, अब आपके ना तो पदोन्नति करते थे, ना वो वेतन बढ़ाते थे, ना वो पदोन्नति करते थे, ना वो वेतन बढ़ाते थे। अब भैया ना आप पदोन्नति करोगे, ना आप वेतन बढ़ाओगे, तो गुस्सा तो आएगा। ठीक है, अब आदमी जब मेहनत करता है, मेहनत किस लिए कर रहा है, वेतन के लिए, यार वही उसे ना मिले तो विद्रोह तो होगा भैया, विद्रोह तो होना था। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या रहा इसका आपका, और कारण क्या था सैनिक कारण में इसका, आपका वेतन, वेतन, वेतन इसका आपका एक इंपॉर्टेंट कारण रहा है ये भी। ठीक है, और देखें आपका, क्योंकि पैसा तो बड़ी खतरनाक चीज है, आदमी पैसे के लिए ही मेहनत करता है। ठीक है, पैसे के लिए अधिकतर तो देखो। ठीक है, क्योंकि पैसा ही क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था को, जीवनचर्या को चलाने वाला एक चीज है। ठीक है, इतना तो हो कि जिससे उसकी जिंदगी आराम से कट जाए। ठीक है, तो आपका सैनिक कारण समझ में आ गए। नेक्स्ट देखें प्रशासनिक कारण, देखें प्रशासनिक कारण देख लें भैया मेरे। तो प्रशासनिक कारण क्या है आपका, प्रशासनिक कारण देखें, तो प्रशासनिक कारण क्या है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाइयों, प्रशासनिक कारण क्या है, प्रशासनिक कारण था जो भारत में, जो भारत में जो राजा रजवाड़े थे, जो भारत में राजा रजवाड़े थे, उनके क्या हुआ था, वो उन्हें कुछ किलो से निकाल दिया गया। जैसे क्या हुआ था, डलहौजी ने जो नीति अपनाई थी, जो आपके हड़प की नीति थी, डलहौजी की हड़प की नीति क्या थी, उसमें ये कहता था वो कि देखो, अगर आपका खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, अगर आपका खुद का पुत्र नहीं है, तो आपका जो साम्राज्य है वो क्या क्या होगा, अपने आप ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आ जाएगा। मतलब गोद, अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते, किसी बच्चे को गोद लेके आप उत्तराधिकारी बना दो, नहीं कर सकते। अब वो कहते हैं कि चलो आप हमारा साम्राज्य को तो ले रहे हो, तो हमारा जीवन कैसे कटेगा, तो ऐसा आपको पेंशन दे देंगे। वो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि हम आपको पेंशन दे देंगे, आपके अधिकार हमारे पास, शासन चलाने का अधिकार हमारे पास, लेकिन हम आपको पेंशन दे देंगे। अब कुछ समय बाद उन्हें तो पेंशन दी, लेकिन उनके जो आने वाले पुत्र हुए, उनके आने वाली जो पीढ़ी थी, उसे उन्होंने पेंशन देना मना कर दिया। तो अब पेंशन भी इसका एक कारण बन गया। प्रशासनिक कारण क्या था कि जो किले थे, जिन किलों को ब्रिटिश सेना ने अपने अंतर्गत ले लिया, उनमें जो राजा थे, ठीक है, उनके जो राजा रजवाड़े थे, उन्हें पेंशन का मुद्दा,
मतलब पेंशन ना देना। प्रशासनिक कारण में क्या था, पेंशन, पेंशन एक इसका इंपॉर्टेंट कारण, एक प्रशासनिक कारण बन गया पेंशन, ठीक है, पेंशन ना देना। आपके नाना साहब लड़ते तो हैं पेंशन के लिए, तो लड़ते हैं नाना साहब मराठाओं में से, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका एक और कारण था आपका, वो क्या था, दूसरा जमींदार, दूसरा क्या था, जमींदारी, जमींदार, आई थिंक दूसरा कारण रहा आपका जमींदारी। जमींदारी कैसे, जमींदार जैसे जमींदार के जो अधिकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, जमींदार के अधिकार छीन लिए, जमींदारों के अधिकार छीन लेना, ये भी क्या रहा आपका प्रशासनिक कारण बन गया, ठीक है। ये सारे, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, ये सारे तो हो गए, ये तो हमने एक आपके एग्जाम में अगर आप लिख रहे हो कहीं पे तो वहां के हिसाब से मैंने सारा डाटा थे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जाता है तात्कालिक कारण, सबसे ज्यादा पूछा गया है आपका 1857 का तात्कालिक कारण क्या था, 1857 का तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण क्या था, अगर ये देख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1857 में तात्कालिक कारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी की वजह से पूरा 1857, ये सारे मुद्दे तो चल रहे थे, इन सब मुद्दे को चलो जैसे भी वो झेल रहे थे भारतीय, लेकिन 1857 का जो आपका जो तात्कालीन कारण है बड़ा खतरनाक है, जो आप हमेशा सुनते आए होंगे, कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, हमेशा आपने कहीं ना कहीं सुना होगा 1857 का तात्कालिक, कि कोई गाय सुअर की चर्बी वाला ऐसा कुछ सीन सुना ना, कि वही तात्कालिक कारण वही था, गाय और सुअर की चर्बी वाला। हुआ क्या तात्कालिक कारण में आपका मैं बता दूं, आपकी जो तात्कालिक कारण है पूरा, एक तात्कालिक कारण में एक अफवाह फैलती है, क्या होती है तात्कालिक कारण में, एक अफवाह, और अफवाहों का स्वरूप बड़ा खतरनाक होता है मेरे भाई। एक अफवाह फैलती है तात्कालिक कारण में, और अफवाह क्या होती है, बड़ी स्पीड से चलती है। आज आप अफवाह एक कोई बात यहाँ कह जाओ, और वो क्या है आपको अगले दिन तक कहीं और ही मिलेगी घूमते हुए, कि यार ऐसा हो गया। सुनते हो ना अफवाह, कभी कभी सुनने में आता है कि अरे गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है, अरे शिव जी की मूर्ति दूध पी रही है, पता नहीं कहां से अफवाह चलती हैं और कहां तक पहुंच जाती हैं। क्या यार मूर्ति दूध पी सकती है, फिजिक्स तो पढ़ी होगी आपने, थोड़ा बहुत तो ज्योग्राफी का भी ज्ञान रखते होगे, क्या होता है उनका दूध पीना, क्या नहीं होता है। बस अंधभक्त बने बैठे हो, क्यों ना बनो यार, आप पढ़े लिखे हो, समझो। लेकिन अफवाह क्या होती है, अगर दिल्ली में कोई अफवाह चली इस तरह की धार्मिक अफवाह जैसी कोई, भैया धार्मिक अफवाह तो भैया अगले सुबह तक है ना, पता नहीं कहां पहुंच जाएगी, आपको खुद नहीं पता, ठीक है। तो अफवाह बड़ी खतरनाक उड़ी थी इस टाइम, एक अफवाह उड़ी कि जो इस टाइम जो बंदूक आई थी आपकी, एक जो बंदूक आई थी, इनफील्ड बंदूक आई थी, मतलब एक बंदूक थी लंबी वाली, जो उस टाइम आज ऐसे नहीं लंबी लंबी बंदूक चला करती थी, तो इनफील्ड एक अफवाह चली थी, उसमें जो इनफील्ड जो बंदूक आई थी आपकी, उसका जो कारतूस था, उसका जो कारतूस था, उसके कारतूस पे सुअर और गाय की चर्बी का यूज होता था। अफवाह क्या थी, कारतूस पर गाय व सुअर की चर्बी का, की चर्बी का प्रयोग होना, ठीक है, गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग होना, ये सबसे खतरनाक वाली। क्यों, अब यहां बड़ी समस्या, ये अफवाह उड़ी कि चलो ठीक है यार हो सकता है होगा, अब यही चीज समझना, ये जो अफवाह उड़ी उड़ी कहां से थी, ये जो अफवाह उड़ी ये उड़ी थी आपके वहां से, ये जो अफवाह उड़ी थी पूरी आपकी बंगाल से उड़ी थी यार, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, ठीक है, बंगाल से उड़ी थी, बंगाल छावनी से बंगाल, ठीक है, वहां से ये कुछ अफवाह उड़ी इस तरह की कि क्या है, ये जो कारतूस है इन पे सुअर व गाय की चर्बी का यूज होता है। तो उसी जो आपकी बटालियन थी, जो बटालियन थी आपकी, जैसे आर्मी होती है, आर्मी की बटालियन होती है, तो आपके जो मंगल पांडे हैं, आपके ये जो मंगल पांडे हैं आपके, जो 34 नेटिव फैक्ट्री, 34 नेटिव फैक्ट्री का जवान, जो देखो ध्यान रखना, जो अफवाह उड़ी, और अफवाह में हुआ क्या, ये सारी अफवाह उड़ी, और जहां से अफवाह उड़ी थी ये उड़ी थी बंगाल छावनी से, मतलब जहां ये आपकी एक क्या थी 34 नेटिव आपकी 34 नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, ये थी, और इस 34 नेटिव इन्फेंट्री थी, और इसका जवान है, इसमें जवान जो एक सेना में जो था
मंगल पांडे, मंगल पांडे इसमें जवान है। अब मंगल पांडे को पता चला कि यार ऐसे एक अफवाह हो रखी है कि ये जो कारतूस है, इस कारतूस में आपका क्या है कि सुअर या गाय की चर्बी का यूज होता है। तो मंगल पांडे ने कहा चलो ये अफवाह है तो चलो मैं जाकर देख लेता हूँ जहाँ कारतूस बनते हैं। मंगल पांडे वहां चला गया। मंगल पांडे वहां चले गए। वहां जाने के बाद इन्होंने देखा कि यार सुअर व गाय की चर्बी का यूज हो रहा है कारतूस में। अब इनका बड़ा दिमाग खराब हो गया, यार मंगल पांडे कौन, ब्राह्मण है। अब आपने देखो गाय की चर्बी क्यों जो रही है, वो जो कारतूस था उस कारतूस पे ऊपर होती थी। जो कारतूस, जैसे कि आपका एक कारतूस है, ठीक है, इस कारतूस पे ऊपर की ओर क्या हो रही, गाय में सूअर की चर्बी, मतलब गाय में सूअर की चर्बी का यूज हो रहा है, एक लेप सा बना दे रहे हैं चिकने की तरह से, ठीक है। अब उसे होता क्या था, उसे दांत से खोलना होता था ऐसे, मतलब उस चर्बी को, मतलब जो उसके ऊपर लेप लगाया गया चर्बी का, उसे दांत से खोल के आपको अलग करना होता था। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी धार्मिक भावना बिगड़ जाती, धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ हो जा रहा है। अब जो मंगल पांडे है वो कौन है, ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के मुंह से आपने क्या लगवा दिया, गाय की चर्बी लगवा दी, भैया उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया बिल्कुल, उसे तो गुस्सा आना तय है। तो मंगल पांडे को जैसी ये सारी खबर हुई, मतलब उन्हें अपनी आंखों से देख लिया, उससे गुस्सा आ गया। आपने कांड कराया भी तो किससे, ब्राह्मण से कांड करा दिया भाई आपने। गाय की चर्बी, उसके गाय को बड़े, हिंदू धर्म में गाय बड़ी पूजनीय है, बहुत सम्मान है हिंदू धर्म में गाय का, और उसका एक कारण है बहुत पीछे उसके, ठीक है, उसके पीछे बड़ा कारण है। जो हिंदू धर्म में गाय का बड़ा सम्मान होता है। और मुस्लिम में क्या है, मुसलमानों में आपके जो सुअर है, सुअर से एक आपका एक अलग लेवल की चीजें होती है मुसलमान में, वो मैं सारी चीज नहीं क्लियर कर सकता क्या है क्या नहीं, लेकिन एक नॉर्मल चीज, सुअर को पसंद भी कोई नहीं करता क्योंकि वो गंदा इतना रहता है। कहते हैं कि अगर मुस्लिम में सुअर किसी व्यक्ति के अगर टच भी हो जाए, तो अगर वो नमाज अदा करने जा रहा है तो व्यक्ति उसे नहाना पड़ेगा जाके, ठीक है, समझ सकते हो। अब इस तरह की चीजें, अब उन लोगों से क्या करा दिया आपने, सुअर की, मतलब अगर मुस्लिम है तो उसके लिए सुअर की चर्बी मुंह में जाना बड़ा धर्म है, बड़ा पाप है। और हिंदू है, हिंदू के लिए सुअर, मतलब गाय की चर्बी मुंह में जाना बड़ा पाप है। अब वो भी हिंदू में क्या हो गया, आपका ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट हो गया। मंगल पांडे का दिमाग खराब हो गया। मंगल पांडे ने कहा, जो मंगल पांडे हैं किसके हैं, 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान हैं। मंगल पांडे ने अपने जो इनके, मंगल पांडे के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मतलब जो कर्नल है, मंगल पांडे के जो कर्नल है, कमांडर है, ठीक है, जो कमांडर थे आपके, कमांडर थे मंगल पांडे के लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट आपके ह्यूज, ह्यूज, ठीक है। अब मंगल पांडे ने इन लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज दोनों से कहा कि आप एक चीज बताओ, ये क्या आपने मेरा धर्म भ्रष्ट क्यों कराया, कि क्या मैंने आपका, ये कह रहे हैं कि कहाँ आपका धर्म भ्रष्ट करा दिया भाई, कि नहीं आपने मेरा धर्म भ्रष्ट कराया है, आपका जो कारतूस है इस पे ऊपर सुअर की चर्बी और गाय, सुअर की चर्बी व गाय की चर्बी का लेप हो रखा है, और इसे हम दांत से खोलते हैं तो इससे मेरा धर्म भ्रष्ट हुआ है। ये कहते हैं पागल हो गया क्या, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल अफवाह है। मंगल पांडे कहते हैं सुन, अफवाह नहीं है, देख कर आया हूं अपने आप में, अफवाह नहीं है, देख कर आया हूं, और तब बोल रहा हूं मैं तेरे से आके, तूने बड़ा गलत किया है। मंगल पांडे का दिमाग खराब हो गया, ब्राह्मण था, कहने लगा यार अब तो ना तो कोई मुझे समाज में बिठाएगा, ना मैं कुछ कर सकता, मेरे हाथ से कोई प्रसाद तक नहीं लेगा, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। उन्होंने कहा मेरा जीना तो बेकार है, लेकिन मैं मरूंगा तो जरूर, लेकिन तुम दोनों को मार के मरूंगा। मंगल पांडे ने उठाई बंदूक, कर दिया ने, ठीक है, दोनों में मंगल पांडे ने वहीं गोली मारकर हत्या कर दी। किसने, गोली मारकर हत्या कर दी, किसने, मंगल पांडे ने, किसने, मंगल पांडे ने। अब भैया मंगल पांडे ने ऐसा कर दिया तो अब इसका तो खतरनाक रिजल्ट आने वाला था। जब मंगल पांडे ने ऐसा कर दिया तो इसका खतरनाक रिजल्ट आने वाला था। तुरंत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें कहा कि सुनो, आप मुझे गिरफ्तार करो चाहे जो करो, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। इन्हें वहां की जो फोर्स थी उसने, मतलब जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने पकड़ लिया मंगल पांडे को, और मंगल पांडे को पकड़कर वहीं पर इन्हें फांसी दे दी, इन्हें दे दी फांसी। अब हुआ क्या कि जब इन्हें फांसी दे दी तो भैया ये जो फांसी की खबर थी ये चिंगारी की तरह पूरे भारत में फैली, पूरे भारत में चिंगारी की तरह फैली। और ये भी अफवाह साथ के साथ फैल गई कि मंगल पांडे को ये जो फांसी दी गई है, मंगल पांडे ने जो ह्यूज और बाज को मारा था वो इसलिए मारा था कि ये, इसके पीछे जो अफवाह थी कि जो कारतूस हैं उसमें उसमें क्या आपके गाय और सुअर की चर्बी का यूज हो रहा है, उसके विरोध में आपके मंगल पांडे ने ऐसा करा था। अब इसके लिए मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब जब ये जैसे खबर पूरे में फैली तो एक अलग ही चीज है सेना का, अलग और अलग चीज थी। एक उन्होंने कहा कि अब जो होगा तो देखा जाएगा, अब विद्रोह करते हैं, मतलब क्रांति के रूप में, एक मतलब एक क्रांति करने के लिए उन्होंने सोच लिया साफ साफ, ठीक है, क्रांति के लिए सोच लिया। क्रांति करने के लिए उन्होंने क्या करा
अपनी सारी ये बात पूरे में फैल गई, और ये बात पहुंची आपके कहाँ, ये बात आपके मेरठ पहुंच गई, मेरठ छावनी, मेरठ छावनी में बात आ गई कि फांसी दे दी गई। जैसे मेरठ छावनी में ये बात आई आपकी, अब जितनी भी सेना थी उन्होंने एक बात बना लिया कि जो अंग्रेज सेना है, जो अंग्रेज सेना है उसे उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, आक्रमण करेंगे, ठीक है, आंदोलन करेंगे। मतलब जो मेरठ छावनी है, मेरठ छावनी की जो है आपकी नेटिव इन्फेंट्री है, मेरठ छावनी में नेटिव इन्फेंट्री 20 नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, इसने कहा कि सभी जवानों को इकट्ठा करो, मेरठ मेरठ की जो नेटिव इन्फेंट्री है, इसने कहा सभी जवानों को इकट्ठा करो और आंदोलन करेंगे। इन्होंने आंदोलन की तारीख रख दी आपकी जो रखी थी 30 मई 1857। इन्होंने कहा कि 30 मई 1857 को आंदोलन करेंगे, आंदोलन करना है, ठीक है, कि सबको इकट्ठा करो, मतलब जितने भी भारतीय सैनिक हैं, जितने भी भारतीय सैनिक हैं उन सबको इकट्ठा करो। अब इन सबको इकट्ठा करने के लिए, एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया, रोटी कपड़ा, रोटी और कपड़ा, सॉरी रोटी और कमल। इसे इन सबको जो इकट्ठा किया जा रहा है सभी जवानों को, उन्हें इकट्ठा करने के लिए एक चिन्ह बना दिया गया, रोटी और कमल। उस चिन्ह के द्वारा सबको इकट्ठा किया जा रहा था। इकट्ठा करने के लिए क्या का प्रतीक बनाया, प्रतीक क्या था इसका, रोटी और कमल, ठीक है, रोटी और कमल इसका प्रतीक था, ठीक है, रोटी और कमल इसका प्रतीक था। पूरी सेना के जितने भी भारतीय सैनिक थे उन सबके पास ये प्रतीक चिन्ह भेजा गया, वो सब इकट्ठे हो गए। अब इसमें समझना, आपने तारीख रखी क्या, 30 मई 1857 को आंदोलन करना है, ठीक है, आपने पूरे भारतीय सेना है उसे इकट्ठा कर रहे हो, उसे जोड़ रहे हो, किससे, आपके जो प्रतीक चिन्ह है रोटी और कमल, उससे जोड़ते जा रहे हो, ठीक है। अब होता क्या है सुनना, कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने आपके क्या करा था, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिक है, आज भी आपने देखा कि भारत जो आर्मी होती है, फोर्स होती है, उन सबको है ना दारू पिलाई जाती है। ये जो दारू पिलाने की जो परंपरा शुरुआत की वो अंग्रेजों ने शुरू की थी मेरे भाई। अंग्रेजों ने ना आर्मी के लिए, स्पेशल आर्मी रही आपके, बीएसएफ रही, जवान जितने भी जवान थे उन सबको दारू पीने की आदत डाल दी थी। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, दारू शराब पीने की आदत डाली, शराब की आदत डाली थी, शराब की आदत डाली थी किसके अंदर, जवानों के अंदर, जवानों के अंदर, कि आप दारू मतलब डेली शराब पियो जिससे आपको क्या होगा, थकान उतर जाएगी, इस तरह से वो करते थे। लेकिन इसके पीछे का एक उनका उद्देश्य क्या था, क्योंकि आदमी जब शराब पी लेता है, दारू पी लेता है, वो ना अपने होश में नहीं रहता। अब इसी तरह उन्होंने क्या किया, भारतीय किसी जवान को बिठाया अपने साथ अंग्रेजों ने, और हुआ क्या, उसे बिठाया अपने साथ, उसे पिलाई, और पीने के बाद है ना, पहले तो थोड़े देर पीता रहा, जैसे उसे चढ़ी, वो अंग्रेज से करा, अबे ओए अंग्रेज तो क्या सोच रहा है, हमें साले तुझे मारेंगे, तुम्हें हमारी पूरी बटालियन इकट्ठी हो रही है, सारे जवान इकट्ठे हो रहे हैं, और सब जवान इकट्ठे होकर तुम्हारे ऊपर आंदोलन करेंगे। अंग्रेज ने कहा ये साला ये क्या बक रहा भाई, कैसा करो, एक पैक और लगवाओ, मतलब जब अभी इतना पी के इतना बोला कि एक पैक और लगवाओ, और जितना वो पीता जाएगा उतना वो उगलता जाएगा। उसने और पी, उसने बताया कि हम आंदोलन करने की सोच रहे हैं, और मतलब तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे भारत से, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे यहाँ शासन करने की, तुम्हें हम उखाड़ फेंकेंगे चाहे कुछ भी हो। अंग्रेजों ने सारी खबर उससे ले ली, दारू पिला के उसने सारी चीजें, कोई जवान था भारतीय उसमें रहा होगा, उसने सारी चीजें बता दी, उसने बता दिया कि जल्द ही आक्रमण, मतलब आपके ऊपर हमला होने वाला है, ये चीजें। अब जैसे ही अंग्रेजों को ये बात पता चली, अंग्रेजों ने कहा कि यार अभी तो ऐसा तो कोई फायदा नहीं है। उन्होंने जितनी बटालियन थी, मतलब जितने भी जवान थे, सैनिक थे, जितने भी सैनिक थे, सैनिकों को अलग अलग भेज दिया, सैनिकों को अलग अलग भेज दिया, ठीक है, सैनिकों को अलग अलग भेज दिया। अब देखो ये वो दौर है जहां पर अब आपके देखो सैनिक, एक चीज ध्यान, सेना वो एक चीज है, अगर जवान की बात करें, हम किसी भी आर्मी की बात करें, आर्म फोर्स की बात करें, पुलिस को छोड़ के, तो ये लोग ना विरोध नहीं कर सकते, ये लोग कि हम नहीं जा रहे, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। इन लोगों के ये एक रूल रेगुलेशन है भाई, उन्हें जैसा खाना मिल रहा है वैसा खाना खाते हैं। सेना का अर्थ है सिंपल सा, आर्मी, बीएसएफ, ये आर्म फोर्स ज्वाइन करने का अर्थ है कि आप कोई अच्छी जिंदगी जीने नहीं जा रहे हो, अपने आप को एक कहते हैं ना कि
एक त्याग करना, सेना ज्वाइन करना बहुत बड़ा त्याग है। सैलरी के लिए कोई सेना ज्वाइन नहीं करता यार, आर्मी कोई ज्वाइन नहीं करता सैलरी के लिए, उसका एक अलग ही रुतबा है, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं करता कि रोटी मिल रही नहीं मिल रही है, कैसी मिल रही है, सूखी मिल रही है, क्या की किस टाइम मिल रही है, कोई ये चीज नहीं। तो उनसे कहा कि आप अलग अलग, इन्होंने 2-2 हजार की 2-2 3-3 हजार की टुकड़ी बनाकर अलग अलग भेज दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को पता है कि अगर एक साथ रहे तो क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा। अंग्रेजों ने सबको अलग अलग भेज दिया। जब अंग्रेजों ने सबको अलग अलग भेज दिया, ठीक है, अब क्या हुआ कि अब समस्या तो खड़ी होनी थी। जब अंग्रेजों ने सब अलग अलग भेज दिया तो क्या हुआ, आपका जो मेरठ में रह गए, जो मेरठ में रहे, उन्होंने क्या करा, जो प्लान किया गया 30 मई का, उन्होंने क्या करा, 30 मई का छोड़ा, उन पे ना सबर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 10 मई, उन्होंने 10 मई को ही 10 मई 1857 को सुबह के समय परेड हो रही थी। 10 मई 1857 को जो सुबह परेड हो रही थी, उस परेड में वो गए और अंग्रेज अधिकारी थे सामने, सारे बंदूक लेके गए थे। परेड तो बंदूक ले जाकर होती है भैया, बंदूक ले जाके सामने अधिकारी खड़े अंग्रेज, उन्होंने पहले से प्लानिंग कर लिया कि आज की परेड ऐसी होगी कि बस ना जानो कैसी। उन्होंने उठाई बंदूक, जितने भी अंग्रेज थे पट 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 सबको मारते चले गए, ठीक है। तो क्या करा, 10 मई 1857 को परेड में, परेड के दौरान सभी अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। सभी अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय सैनिकों द्वारा मार दिया गया। अब भैया जैसे ही ये सारी चीजें हुई, जैसे ही भारतीय सैनिकों द्वारा मारा गया, अब ये क्या हुआ, पूरे में फैल गई। लेकिन एक समस्या क्या थी, ये पूरी तैयारी नहीं थी। तैयारी की थी कब की, 30 मई की, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के साथ इन्होंने ये विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह कहां से शुरू हो गया आपका, मेरठ से विद्रोह शुरू हो गया आपका 10 मई 1857 को। और ये विद्रोह आपका इस तरह से फैलता गया, इसने आपके इस विद्रोह में आपके भारत के सभी राजा जुड़ते गए, राजा जुड़ गए, राजा की जुड़े, वो राजा जुड़ चुके इसमें आपके, जो आपके जो प्रशासनिक कारण रहा, जिन्हें पेंशन, जिनके किले छीने गए, ठीक है। इसमें आपके जमींदार जुड़ गए, आपके जमींदार जुड़े, इसमें आपके जमींदार जुड़ते गए आपके, ठीक है। इसमें आपके राजा जुड़े, जमींदार जुड़े, और इसमें गुस्से में जो बैठे थे अलग अलग जगह के, वो सब व्यक्ति इसमें जुड़ गए। राजा भी जुड़े, आपके जमींदार भी जुड़े, और जो अलग अलग जगह गुस्से में भारतीय मतलब अंग्रेजी शासन से गुस्से बैठे थे, वो सब जुड़ गए। इसमें अगर हम देख लें आपके कौन कौन जुड़े थे, उन सब ने अपना, जैसे कि आपकी अगर जैसे देखें आपके, जैसे में आपके रानी लक्ष्मीबाई, इनका क्या है, डलहौजी वाला सीन है। डलहौजी ने कह दिया कि उत्तराधिकारी होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहता, गोद लिया था पुत्र, उसके कारण इनका शासन वहां जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपके रानी लक्ष्मीबाई के अलावा देखें आपके नाना साहब हैं। नाना साहब का क्या है, पेंशन का मुद्दा है। नाना साहब का पेंशन का मुद्दा था, इस वजह से इन्होंने नेतृत्व करना अलग जगह शुरू कर दिया। और देखें इसमें आपके नाना साहब के अलावा एक है आपके वीर कुंवर सिंह, जो आपके बिहार से हैं, वीर कुंवर सिंह। इनका समस्या क्या थी, जमींदारी। ये आपके इंपोर्टेंट है, कहां से, आपके बिहार से हैं, ये आपके बिहार में से थे, बिहार से, ठीक है। इनका जमींदारी का मुद्दा रहा। इसी तरह आपके बहुत सारे थे। नेक्स्ट आपके एक अगर देखें आपके बहादुर शाह हैं, बहादुर जफर कि हमारा साला शासन छीनोगे तुम, ठीक है। एक इसमें आपके इंपोर्टेंट थे आपके, जो मैंने आपको बताया था, जो पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली साहब, ठीक है। ये कहां से थे, पटना से थे, इन्होंने पटना में। तो ये इस तरह से आपके कई सारे लोगों ने, अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग जगह नेतृत्व करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपके रानी लक्ष्मीबाई का अपना अलग मुद्दा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने एरिया में अंग्रेजों को मार मार कर भगाया, नाना साहब ने अपने एरिया में मार मार कर भगा रहे हैं, वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को लपेट कर मार रहे हैं, बहादुर शाह अंग्रेजों को उठा के पटक रहे हैं, आपके पीर अली साहब कि अच्छा ससुरा हमारी दुकान पर बुलडोजर चलाए थे तुम, अले मारेंगे तुम्हें। पीर अली साहब अलग मार मार के भगा रहे हैं अंग्रेजों को पटना में। भैया अंग्रेजों की हालत खराब, बहुत मारे गए भाई साहब अंग्रेज, बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों ने। और ये हालत हो रही थी इस दौरान, जहां भी अंग्रेज मिल जा रहा ना, पकड़ साले को लह लपेट, ये हिसाब के साथ चला। जहां अंग्रेज मिला धह लपेट कर मारे, लपेट कर अंग्रेजों को मारा जा रहा था। जो भी जहां भी अंग्रेज जैसा भी दिख रहा है, सब
पकड़, अंग्रेज कह रहा भैया बचा लो भैया, ओ भैया ले चलो बचाया हमें घर पे, अच्छा बचाना है चलो, पकड़ के बड़े आसाम में पुचकारते हुए घर में ले जा के मार रहे हैं। मतलब वो बेहिसाब से इसमें मारा गया। महिला को महिला के हाथ में बेलन है तो बेलन से मार रही है, जिसके पास चिमटा वो चिमटा से मार रही है, जिसके पास कुछ नहीं है चप्पल से मार रही है, लेकिन अंग्रेजों को मारा गया था बहुत बुरी तरह इसमें। 1800 स्टार्टिंग का तो देखो यही था, बहुत बुरी तरह अंग्रेजों को मारा जा रहा था। अब हुआ क्या, अब जो भारतीय हैं वो प्लान कर रहे हैं, वो एक प्लान कर रहे हैं, कहां पर, दिल्ली से। उनका प्लान है आपका क्या, दिल्ली से। दिल्ली में आपका क्या होने वाला है कि दिल्ली में आपका एक अंग्रेजों का ना अस्त्र गोदाम था, मतलब बारूद का गोदाम था। दिल्ली में अंग्रेजों का बारूद का गोदाम। ठीक है, मैं आपको ये कीवर्ड लिख रहा हूं बस केवल, दिल्ली में अंग्रेजों का बारूद का गोदाम था। बारूद का गोदाम, ठीक है, बहुत बड़ा गोदाम है भाई। और ये इतना बड़ा गोदाम है दिल्ली में अंग्रेजों का बारूद का, अगर इस गोदाम को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे कौन से, भारतीय सैनिक। ठीक है, इस गोदाम को भारतीय सैनिक दिल्ली से लूटने की प्लान कर रहे थे कि अगर इसे लूट लें, एक चीज और, अगर इसे लूट लें तो भाई साहब भारतीय ना 2 साल तक लगातार युद्ध लड़ सकते थे। इतना इसमें गोला बारूद था, 2 साल तक लगातार भारतीय युद्ध लड़ सकते थे, और इतना इसमें अस्त्र शस्त्र थे, इसमें इतना गोला बारूद था। लेकिन कुछ अपनों ने ही धोखा दे दिया, इसलिए मैंने वो शायरी कही थी, ध्यान आ गया। कुछ अपनों ने, क्यों, मराठाओं का एक परिवार है सिंधिया परिवार, मराठाओं का एक परिवार है सिंधिया परिवार, उस सिंधिया परिवार ने है ना भारतीयों की सपोर्ट नहीं किया था 1857 में, उसने 1857 में केवल अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। और उस सिंधिया परिवार ने क्या करा, उस सिंधिया परिवार ने जो ये बारूद का गोदाम था दिल्ली में, इसमें आग लगवा दी। ठीक है, तो सिंधिया परिवार ने, जो मराठा का सिंधिया परिवार है, सिंधिया परिवार, न करना, मतलब ये क्या था, अपने ही लोग थे, अपने ही लोगों ने क्या कर दिया भारतीयों को। और ये भी रियलिटी भाई साहब, ये गारंटी है, अगर इसे वो लूट लें, जो इसे गोदाम है, इसे लूट लें तो 2 साल तक युद्ध लड़ सकते थे अंग्रेजों से, और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। ये रियलिटी है, भारत 1857 में आजाद हो जाता। कोई भारत को 1857 में आजाद होने के लिए आजाद होने से नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ अपनों ने ही, कुछ अपनों ने, क्यों, पता है ना, कि इन्हें पता है कि इनके तो मजे आ रहे हैं, शोषण किसका हो रहा है, आम आदमी का हो रहा है यार, गरीब आदमी का हो रहा है शोषण, इनका कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मैंने वो शायरी कही थी आपको, क्या कही थी, जो शायरी कही थी याद करो, जिंदगी के हर मोड़ पर धोखेबाज मिले, जिंदगी के हर मोड़ पर धोखेबाज मिले, उनमें पराए कम और अपने ज्यादा मिले। समझ में आ गया, इन लोगों से, इन लोगों की वजह से, ध्यान रखो। जहां भारत 1857 में आजाद होता, वहां भारत आजाद कब हुआ, 1947 में। किनकी वजह से, इन मराठा सिंधियाओं की वजह से। ठीक है, और ये भी रियलिटी है, अगर 1857 में भारत आजाद हो जाता ना, तो आज जिस भारत का स्वरूप देख रहे हो, आज जिस भारत का स्वरूप देख रहे हो ना, आज भारत ऐसा ना होकर एक आपको अलग ही भारत देखने के लिए मिलता। क्यों, क्योंकि 1857 से पहले ना भारत में ना हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हुआ करती थी। भारत में जातिवाद की, इतनी जातिवाद था ही नहीं, हिंदू 1857 था, मतलब इतना नहीं था 1857 से पहले। 1857 से पहले सांप्रदायिकता भारत में आपको देखने के लिए मिलती। क्यों, 1857 में आपने देखा हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़े थे, हिंदू मुस्लिम एकता थी 1857 में। और जो 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता है, वही एक बड़ा रिजल्ट था जो भारत को एक 1857 में सफलता दिला रहा था। अंग्रेजों ने देखा कि अच्छा, कि इनके पास तो बारूद कम, और हुआ क्या, जैसे पता चल गया इनके पास अस्त्र बारूद कम है, और उन्होंने खुद अपने बारूद में क्या लगवा दी, आग लगवा दी। कहते आग लगाते से पूरे को, ना हमारे काम का ना इनके काम का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्हें तो पता था उनके से बारूद कहां से आ जाएगा, इंग्लैंड से बारूद आ जाएगा उनके लिए, उन्होंने आग लगवा दी। और अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध लड़ो मत, मतलब युद्ध लगातार मत लड़ो, युद्ध को लंबा खींच दो। क्यों, क्यों, उन्हें पता है कि अगर आपने युद्ध लंबा खींच दिया, अगर आपने युद्ध लंबा खींच दिया तो भारतीय जीत नहीं सकते। क्यों, एक टाइम ये आएगा कि भारतीयों के पास अस्त्र बारूद कम हो जाएंगे। क्या हुआ, भारतीयों की कमजोरी दिख गई। क्या हुआ इससे, भारतीयों की कमजोरी दिख गई, भारतीयों की कमजोरी दिख गई, दिख गई। ठीक है, अब भारतीय कमजोरी दिख गई, तो भैया अगर आपकी कमजोरी किसी सामने आपके दुश्मन को दिख गई तो आपका उससे जीत पाना असंभव है।
यही तो युद्ध है। युद्ध लड़ने से पहले आपको अपनी कमजोरी पे काम करना होता है और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना होता है। भारत की कमजोरी दिख गई कि इनके पास तो बारूद ही नहीं है, कि ठीक है अंग्रेजों ने कह दिया कि इस युद्ध को लड़ो मत, युद्ध को आप लंबा खींच दो, एक्सटेंड कर दो, युद्ध को लंबा कर दिया गया। और युद्ध को लंबा करने के बाद क्या हुआ, आपको उसका परिणाम पता ही है। युद्ध जब लंबा हुआ, युद्ध लंबा होने के बाद आपका कि और ये जब युद्ध लंबा हो गया तो अंग्रेजों ने कहा कि जब युद्ध लंबा हो जाएगा, जो विद्रोह चल रहा है वो लंबा हो जाएगा, आपस में लड़ेंगे नहीं, और एक टाइम बाद क्या आएगा, अंग्रेज इस विद्रोह को आसानी से दबा लेंगे, क्योंकि उनके पास, भारतीयों के पास अस्त्र बारूद खत्म होते जाएंगे, उनके पास अस्त्र बारूद आते जाएंगे। तो वो अस्त्र बारूद किसके पास आते चले, अंग्रेजों के पास चले गए। और जैसे ही कमजोरी का उन्हें पता चला गया, अंग्रेजों ने बहुत आसानी से इस विद्रोह को दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, इस विद्रोह को दबा दिया अंग्रेजों ने बहुत आसानी से। ठीक है, देख लियो आप, आपके सामने रिजल्ट रहा पूरा, किसकी वजह से, पूरा अपनों की वजह से हुआ पूरा। ठीक है, अब अंग्रेजों ने दबा दिया। अब अंग्रेजों ने एक सबसे बड़ी बात की थी, अंग्रेजों ने एक सबसे बड़ी बात की कि सबसे पहले अंग्रेजों ने एक चीज ठान ली कि भारतीयों में ना जो एकता है, यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम है, एकता है, इसे तोड़ना है। अंग्रेजों ने कहा सबसे पहले इनके अंदर फूट डालनी है, हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ के तभी इन पे शासन किया जाता है। ठीक है, ये सारी। अब समस्या एक और थी, ये सारी चीज तो थी, इसमें एक समस्या थी, भारत की जो देश प्रेम की जो सबसे बड़ी बात थी, उसमें राष्ट्रीय भावना नहीं थी, राष्ट्रीय भावना का अभाव था। इस पूरे युद्ध में, इस पूरे विद्रोह में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, राष्ट्रीय भावना का अभाव था, क्यों? क्योंकि अगर ये भी एक सच है, अगर ये व्यक्ति राष्ट्र के लिए लड़ रहे होते, देश के लिए लड़ रहे होते, तो हो सकता है कि भारत शायद कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता। ये व्यक्ति क्या अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका फायदा हो। जैसे हम देख सकते हैं इसमें, देखो ना, क्या आपका देखो कैसे, जैसे समझ सकते हैं ना बहुत आसानी से, रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ रही है भाई? रानी लक्ष्मीबाई का कारण क्या है लड़ने का? सिंपल से एक कारण है, रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ रही है, वो चाह रही है कि जो उनका पुत्र है वो उत्तराधिकारी बन जाए। तो रानी लक्ष्मीबाई का अपना पर्सनल है ना यहाँ पे, वो आपको दिख रहा है कि वो देश के लिए लड़ रही है? नहीं लड़ रही देश के लिए, बिल्कुल भी 1% देश के लिए नहीं लड़ रही रानी लक्ष्मीबाई। वो किस लिए लड़ रही है? अपने पुत्र को जो उन्होंने गोद लिया है उसे वो उत्तराधिकारी बना दे और शासन को चला ले, मतलब शासन की कमान अपने लिए ले ले, अपने हाथों में ले ले। दूसरा आपका नाना साहब, अगर नाना साहब की बात करें, नाना साहब किस लिए लड़ रहे हैं? पेंशन के लिए। क्या वो देश के लिए लड़ रहे हैं? क्या देश हित की भावना है? क्या राष्ट्र हित की भावना है उनके अंदर? बिल्कुल नहीं है भैया। क्या भावना है? सिंपल सी, पेंशन मिल जाए बस, अपना जीवन अच्छा कर जाए, ना घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता देश से, देश जुड़ रहा है या टूट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो राष्ट्रीय भावना का अभाव था। जब तक राष्ट्रीय भावना नहीं होगी आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रीय भावना थी यार भगत सिंह के अंदर, इनके अंदर थी यार राष्ट्रीय भावना, सुखदेव के अंदर थी राष्ट्रीय भावना, इन लोगों के अंदर थी यार। ये चाहते थे देश के लिए। चंद्रशेखर आजाद हैं यार, भगत सिंह हैं, आपके कितने हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपने राष्ट्रीय भावना के प्रति उन्होंने अपने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं यार। 21 साल का लड़का यार भगत सिंह, 21 साल के, फांसी पे चढ़ गया हंसते हंसते, उसे कहते हैं राष्ट्रीय भावना। ये नहीं अपने पैसों के लिए मरे जा रहे थे, इसलिए नहीं, ये नहीं कि इन्हें जो अपने पुत्र के लिए, ठीक है खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी, ठीक है कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय भावना का अभाव है। ठीक है, आपके वीर कुंवर सिंह जो आपके बिहार से हैं, बताया वीर कुंवर सिंह, ठीक है, ये आपके किस लिए? जमींदारी के लिए लड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं। आपके हमने देखा था जो आपके लिखे थे बेगम, जैसे आपके और देखें बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल क्यों लड़ रही हैं? ये लड़ रही हैं किस लिए? जो बेगम हजरत महल है, कुशासन का आरोप लगा था इन पे, कुशासन का आरोप था भैया, इन पे कुशासन का आरोप था।
ठीक है, इन पर क्या था, कुशासन का आरोप लगाया गया था। इसलिए तो सब जितने भी इसमें नेतृत्व करता थे उन सबका पर्सनल प्रॉफिट था 1857 में। 1857 जो था देश हित में था ही नहीं बिल्कुल भी। अगर देश हित में होता तो भारत उस टाइम ही शायद आजाद होता, और भारत एक ऐसा भारत होता जिस भारत की आप कल्पना करते हो, सोचते हो, काश भारत में हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते, ना कहीं पाकिस्तान बना होता। पाकिस्तान बनाने में यार अंग्रेजों का हाथ सबसे बड़ा। कहां समझ पाओगे आप? समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे। अंग्रेज देख चुके ना इस चीज से कि भारत में हिंदू मुस्लिम अच्छी है, चलो जिन्ना बनाते हैं, जिन्ना खड़ा करते हैं, उससे कहते हैं ना कि आप अपने लिए बात करो यार, अपने अधिकारों की बात करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो नहीं की अपने लिए अधिकारों की बात। उसने बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे पहले स्टेटमेंट था कि मैं फर्स्टली और लास्टली मैं भारतीय हूं। मतलब मैं पहले और अंत में, मैं सबसे पहले और सबसे अंत में मैं भारतीय हूं, और भारतीय होने के नाते ही मैं भारत में ही रहूंगा, मुझे अपना अलग देश नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इसमें सुधार करूंगा। वो जिन्ना नहीं थे भाई, जिन्ना, लेकिन जिन्ना ठीक है अपने हिसाब से ही हो सकता है, गांधी जी अपने हिसाब से ही है, तो ये सब व्यक्ति थे। ठीक है, तो अब वो क्या था, आपका अलग देश बनवा दिया, बंगाल विभाजन, ये सारे अंग्रेजों की एक बड़ी नीति थी, इसके तहत ही वो सारी चीजें, इसी के बाद सारे ये सारी चीज हो गई आपकी। ठीक है, ये सारी चीज हो गई आपकी, लेकिन यहाँ से एक चीज तो मिली, लेकिन फिर भी इन सारी चीजें भारत को बहुत सारी, मतलब ये जो 1857 हुआ इससे आपके भारत को कुछ चीज तो मिली रहेगी। जैसे आपकी सती प्रथा का तो भारतीय वालों ने कहा कि सही है, सती प्रथा भारत में रुक जानी चाहिए, बाल विवाह भारत में रुकना चाहिए, नर बलि भारत में रुकनी चाहिए, इसका समर्थन रहा आपका। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह शुरू होगी, आपके कानून आए आपके। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके इन पर बातें करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती इन सब पे बातें करते दिखेंगे। ठीक है, और आपके जो अब ये सारी चीज हुई आपकी 1857 हुआ। अब 1857 का जो विद्रोह था, विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, जांच के लिए एक आयोग आया आपका। जो इसकी जांच के लिए जो आयोग आया वो आया आपका पील आयोग। कौन सा आयोग आया आपका? पील आयोग। इसके लिए पील आयोग लाया गया। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अधिकार नहीं रहेंगे, अब सीधा क्राउन का शासन होगा भारत में, रानी सीधे प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन को नियंत्रित करेंगी। ये चीजें कर दी गई इसमें। इसके बाद आपके अब बहुत सारी चीजें बदली गई कुछ। इसी के बाद आपका कांग्रेस का गठन हो गया, कांग्रेस आ चुकी थी। इसके बाद भारतीयों की मतलब भारतीयों को अधिकार दिए गए। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी इसके बाद आपके। ठीक है, इसमें क्या था आपका, जो ये जो पील आयोग था, इसका जो पील आयोग लाया गया, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था इसका आने का। पील आयोग को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य एक यही था कि एक तो इस मतलब ये जांच करना था 1857 का, और इसमें देखना था कि 1857 जैसी क्रांति हुई कैसे, मतलब इतना बड़ा स्वरूप कैसे हो गया कि अच्छा हिंदू मुस्लिम एकता। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर बांट देना। ठीक है, भारत को उद्देश्य जो था इसका आने का, भारत को जाति धर्म के आधार पर बांटना। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य था। और जो पील आयोग था, इसका अध्यक्ष कौन था? अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, पील आयोग के आपके जोनाथन पील थे। जोनाथन पील कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सारी चीज आप करेंगे। तो 1857 हमने पूरा देख लिया। 1857 क्या रहा क्या नहीं। आपके एक नॉर्मल सा आपका एक विद्रोह स्टार्ट होता है, एक अफवाह फैलती है तात्कालिक कारण में कि क्या था आपका, कि वहां उसमें जो एक नई बंदूक आई थी आपकी इनफील्ड, उसमें क्या होता था आपका, जो कारतूस का यूज हो रहा था, उस कारतूस में आपके गाय व सुअर की चर्बी का यूज हो रहा है। वो आपकी अफवाह फैली। उसमें आपके मंगल पांडे ने अपने जो उसके कमांडर थे उनके मतलब ह्यूज और आपके बाज, इन दोनों की हत्या कर दी। वो बात पूरी कहानी फैली आपकी, वो मेरठ तक आई। मेरठ छावनी में इसका विद्रोह करने के लिए 30 मई 1857 की तारीख रखी गई। तो 30 मई 1857 की तारीख को जैसे ही अंग्रेजों को खबर हुई कि विद्रोह करने वाले हैं, तो अंग्रेजों ने क्या करा, इस अंग्रेजी जो भारतीय सैनिक थे उन सबको अलग अलग बांट दिया। और भारतीय सैनिकों ने जो मेरठ वाली जो बटालियन थी, उसने क्या करा, बिना तैयारी के 10 मई 1857 को विद्रोह छेड़ दिया। और 10 मई 1857 को विद्रोह छेड़ने के बाद सुबह के टाइम में जब परेड हो रही थी, परेड के दौरान भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सैनिकों को वहीं पे गोली से मार दिया। उसी के साथ साथ ये विद्रोह पूरे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे फैल चुका, और अलग अलग व्यक्तियों ने अपने हितों के लिए इसमें नेतृत्व करना शुरू कर दिया। इसमें आपका सबसे बड़ा लास्ट में अगर हमने देखा कि एक ही चीज समझ में आई 1857 आपका क्या है, इसमें पूरे राष्ट्रीय भावना का अभाव दिखता है।
सारी चीजें हमने देख लिया, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए लड़ रहा था, और अपने लिए ना लड़ता, अगर वो देश हित के लिए लड़ रहा होता तो हो सकता है भारत 1857 में ही लड़ जाता। 1857 से पहले भारत का अगर स्वरूप देख लें तो हिंदू मुस्लिम एकता देश दिख जाती है। और सारी चीजें, अगर और भी चीजें हम समझे आपके, कि अगर इसमें जो सबसे बड़ा धोखा दिया मराठा थे, मराठा में एक परिवार आता है सिंधिया परिवार, उसने क्या करा था, भारतीय जो सैनिक थे उन्हें क्या करा, उन्हें धोखा दे दिया। धोखा किस तरह से दिया था, वो धोखा दिया था उन्होंने उस तरह से, जो दिल्ली में वो जो गोदाम लूटने वाले थे जो बारूद का, उस गोदाम को जलवा दिया। तो अपनों ने ही क्या हुआ, भारतीयों को एक 1857 क्रांति जो विद्रोह है उसे दबाने में मदद कर दी, किसे, अंग्रेजों के लिए। ये सारी चीज हमने देखी यहाँ पे किसके बारे में, एक जो पूरा एक हमने रिटर्न माध्यम से। अब इसकी जो पीपीटी है उसके माध्यम से सारी चीज हम समझते जाएंगे कैसे, जैसे कि सारी चीज आपकी यहाँ से मैंने आपको बताई थी, ये सारी चीज आपकी यहाँ से समझ लेंगे। जैसे एक मैं आपको बड़े यहाँ से आपका क्या हुआ, ये आपके पास पूरा डाटा, मैंने वो वाली जो पीपीटी है जो मैंने लिखा है वो भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, सारी आपको ग्रुप में मिली जाएंगी। और यहाँ से जो डाटा रहेगा वो सारी चीज आपको देखो कैसे रहेगा। यहाँ हम एक कहानी के माध्यम से, कहानी रहेंगी जैसे 1857 का विद्रोह, इसका वास्तविक आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के सिपाही, मतलब ये कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ, पक्का मैं कह रहा हूँ एक गलत है कुछ, ठीक है। ये सारी चीजें हुई आपका। दूसरे दिन ये सिपाही कहाँ, दिल्ली पहुंचे, जहां से आपका दिल्ली के सिपाही भी इसमें मिल गए, जो आपके जो मुगल बादशाह थे, कौन थे आपके उस टाइम, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, उनके नेतृत्व के लिए कहाँ पहुंचे थे, आपके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पास पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इसका नेतृत्व आप कर लो, मुगल बादशाह से कहा था, ठीक है। और उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, वो जो लास्ट मीटिंग जो अगले दिन जो आपका ये आंदोलन होने वाला 10 तारीख को, 10 मई को, जो 9 मई को ये सारे बैठे सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, वो आपके स्थान था सिकंदराबाद वही बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां बैठ के लास्ट मीटिंग हुई थी, जो सिकंदराबाद की तहसील है वहां पर, ठीक है। ये सारी चीज 1857 का विद्रोह का आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका जो 1857 का विद्रोह है उसे अगर एक परिचय में देख लें, विद्रोह केंद्र और विद्रोह नेता देख लें। जैसे दिल्ली में थे आपके, दिल्ली में विद्रोह नेता कौन है आपके, बहादुर शाह हैं आपके, जो प्रमुख नेतृत्व करता थे। आपके बख्त खां थे, सैन्य नेतृत्व करता है, और हकीम एहसानुल्लाह जो प्रमुख सलाहकार थे। लखनऊ में कौन है आपके, बेगम हजरत महल हैं, और आपके कौन है, नवाब वाजिद अली हैं, जो आपके इसका लखनऊ में आपके वो कर रहे थे। इलाहाबाद में कौन थे, लियाकत अली थे। झांसी में कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। ग्वालियर में कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। ये नाम आपके इंपोर्टेंट जाते हैं, पूछे जाते हैं, मिलान करा लिए जाते हैं। अब इसमें तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता ना, इसमें तो आपको याद ही करना है, पूरी कहानी में आपको समझा चुका हूं, ठीक है। आगे देखिए आपका जगदीशपुर दानापुर आरा आजमगढ़ आरा बिहार पटना। भैया बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये वाला ध्यान रखना, बीपीएससी के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कौन कौन है वहां पे आपके, अगर जगदीशपुर दानापुर आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह है, ठीक है। बंदे अली हैं, पीर अली हैं, पीर अली आपके सीधे सीधे आपके पीर अली कहां से, पटना से हैं, ठीक है। और आपके बिहार से आपके कौन जा रहे हैं, कुंवर सिंह, आपके अमर सिंह, आपके बंदे अली, आपके सब लोग जुड़ जाते हैं। फैजाबाद और शाहजहांपुर से आपके मौलवी अहमदुल्लाह नेतृत्व कर रहे थे। बैरकपुर पंजाब पश्चिम बंगाल में आपके मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल थी, ठीक है। मैं वो उस टाइम दिमाग से उतर रहा था ना स्टार्टिंग में, वो यही था, ठीक है। मंगल पांडे ने इसकी, और मंगल पांडे की वजह से तत्कालीन कारण रहा था जो पूरा स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आपका संबलपुर उड़ीसा, यहाँ आपके सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही थे। मेरठ में आपके कदम सिंह थे। सिंध में आपके शाहजादा पीर मोहम्मद इमाम बख्श अलीफर खान थे आपके। पंजाब में आपके गुरु राम सिंह थे, ठीक है, नेतृत्व करता। ये सारे आपके एक तरफ से देखो पूरा वही है, आपका पूरा नेतृत्व करता पता चल गया। वो आप क्या करो, अपने सामने लिख के लगा लो, बार बार पढ़ते रहो, और टेंशन ना लो। एक ट्रिक बताऊंगा जो अगले वाली क्लास आएगी उसमें मैं आपको, ठीक है। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष क्या है, देखो ब्रिटिश का विद्रोह का कारण भारत में ब्रिटिश नीतियां, वही जो मैंने आपको बताई, उत्पन्न व्यापक असंतोष था। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति, वही डलहौजी वाली, यही बता रहा था ना, तो कुछ अलग नहीं है। सरदारों के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। ये सारा आप क्या है, आप सारी चीज पढ़ सकते हो। सहायक संधि बताया था मैंने, ठीक है। हड़प की नीति, डलहौजी राज्य की हड़प की नीति, ये क्या ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष का कारण था, ठीक है। आगे क्या था, झांसी के मृत राजा दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना। जो उनका झांसी की रानी है वो कह रही है जो मेरा दत्तक पुत्र है, मतलब जो गोद लिया है, इसे उत्तराधिकारी मान लो, वो नहीं माने। झांसी की रानी गुस्सा आ रहा है अपना अलग, ठीक है। और 1891 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन बंद कर दी। बताया था नाना साहब वाला समस्या। ये सारी क्या आप एक बार पढ़ सकते हो पूरा डाटा यहाँ से, ठीक है। आगे क्या है आपका, आगे देखें 1857 का विद्रोह भारत, ठीक है। भारत में आपका क्या है, भारत और ब्रिटेन में अगर देख लेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है आपका भारत में, और ब्रिटेन में इंडियन म्यूनिटी है आपकी, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, और कौन था आपका ब्रिटेन में, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है आपके। अगर ये वाले सारी चीजें यहाँ समझते हैं आपके,
ठीक है, आगे देखें किसानों और दस्तकारों की बर्बादी थी इसमें आपके, ये भी एक कारण क्या था, किसानों और दस्तकारों की बर्बादी। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत बदतर हो गई थी। जो जब इंग्लैंड में निर्मित, मैंने बताया जब इंग्लैंड में निर्मित वाली वस्तु भारत में आके सस्ती बिक रही थी और भारत की निर्मित वस्तु भारत में ही महंगी बिक रही थी, तो इससे क्या हुआ, भारतीय जो व्यापार थे वो लगातार आपके बंद होते चले गए। ठीक है, ये सारी चीज में आपको समझाने की बात की गई है। ठीक है, आगे देखें आपके धर्म और जाति को नष्ट होने का डर, वही आपको ईसाई धर्म को बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, अंग्रेजों की नीति आचरण ने जनता में यह पैदा कर दिया कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म और रीति रिवाजों को नष्ट करने वाला है। मैंने पहले बताया भारत के धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे तो बड़ा खतरनाक है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। आपके बताया ना ईसाई धर्म जो प्रचारकों ने हिंदू व इस्लाम धर्म की ओर जनता के पुराने रीति रिवाजों की खुलेआम निंदा करनी शुरू कर दी थी। यही चीजें आपको मैंने बताई थी, एक बार आप भी पढ़ सकते हो सारी चीजें। ठीक है, आगे देखो आपका भारतीय सैनिकों की शिकायत क्या है। उन भारतीय सैनिकों की शिकायत अपनी अलग है। अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति रास्ते बंद हो गए, भारतीयों लिए हुए थे, ये बताया मैंने। फौज में ऊंचे पद केवल यूरोपीय अफसरों के थे, भारतीय कितना भी योग्यता हो उसे नहीं जाएगा, ये समस्या थी। भारतीय यूरोपीय सैनिकों में वेतन में बहुत अंतर था, पता है ना, मैं वेतन एक समस्या थी आपकी। यूरोपीय अधिकारी भारतीय सिपाहियों की घृणित दृष्टि से देखते थे। ठीक है, घृणा करते थे एक दूसरे से। युद्ध में जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता, मतलब जो भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था। ठीक है, कहते कि आप युद्ध में जाओ लेकिन कहाँ, समुद्र पार, और समुद्र पार करने से समस्या भारतीयों का धर्म नष्ट हो जाएगा, ये बातें थी। ठीक है, युद्ध खत्म होने पर और उनके सहयोग से जीते गए इलाकों पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों को भत्ता बंद कर दिया जाता, ये सारी चीजें होती थी आपके। ठीक है, ये सारे आपके कारण है यार, ये वाला देखो समुद्र पार भेज जाना। ठीक है, ये सारे कारण आप एक बार पढ़ सकते हो। राइफल में कारतूस भरने के पहले उस पर जो लगे कागज को दांतों से काटना पड़ता था, उसमें क्या था आपका, गाय में सुअर की चर्बी थी। ये चीजें आपके देखो सब वही है जो मैं समझा चुका हूँ। ये डाटा मैंने आपको बड़े सीक्वेंस से तैयार करके दे दिया है जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो पढ़ने में। ठीक है, सारी चीज आप एक बार पढ़ो यार, एक बार स्पीड रिवाइज। ठीक है, उसके बाद आपका भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह के कारण 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी 20 NI जो मैंने बताया था नेटिव आपकी, जो जिसने मैंने बताया था नेटिव, एक मिनट यार, नेटिव इन्फेंट्री, हाँ नेटिव इन्फेंट्री तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया गया। ये सारी चीज मैंने बताई आपको, सब चीजें वही हैं, औपचारिक रूप से हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से विरोध में अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हॉरिसन को गोली मार दी थी। उसी के चक्कर में क्या हुआ, जो आपके मंगल पांडे थे उन्हें फांसी दे दी गई थी। ये चीजें देख ली आपकी हमने। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया जिले के रहने वाले थे। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी के 34वीं, यही मैं 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। और 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत में मंगल पांडे को फांसी दे दी थी, ये बताया मैंने, फांसी दे दी गई थी। और उनका फांसी की एक समस्या क्या रही, एक पूरे भारत में फैल चुकी थी। विद्रोह के मुख्य केंद्रीय नेतृत्व करता विद्रोह सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। मतलब बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया था किसने, आपके जो विद्रोही सेना थी। इसमें अगर बहादुर शाह को देखें, दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति जफर बख्त खां को बना दिया इन्होंने। और बहादुर शाह जफर ने, ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे और 1857 में इनका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था आपका। 11 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर साहब को क्रांति का नेतृत्व सौंपा और 12 मई को दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कराया। और 20 मई 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया तथा उन्हें रंगून बर्मा भेज दिया गया। वहीं 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई आपके। ठीक है, आगे देखें आपके रंगून बर्मा में स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए भी जमीन नसीब नहीं हुई थी आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपके बाबू कुंवर सिंह हैं। बाबू कुंवर सिंह जो बिहार में विद्रोह सेना का नेतृत्व करा, जिन्हें जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में विद्रोह शुरू हुआ था आपका। ठीक है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बिहार के हिसाब से भैया, BPSC के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है आपका, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखें आपका, आगे कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेजों का सामना किया और इसके पश्चात 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो गई आपके। नाना साहब देखें, नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह का आरंभ हुआ, जहां विद्रोही ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और नवाब अजीमुल्ला उसका मुख्य सलाहकार बन गया था आपका। ठीक है, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम धोपंत था। ठीक है,
अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा उनकी 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी और परिणाम स्वरूप नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। आगे देखें आपका नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तात्या टोपे, जो एक बहादुर और योग्य नेता था। नेक्स्ट आपके तात्या टोपे स्वतंत्र संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग का वास्तविक नाम था। इन्हें भारत का गैरीबाल्डी भी कहा जाता था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के स्वतंत्र आंदोलन की दीर्घ काल तक जारी रखा। अपनी सेना को लेकर इन्हें संकट काल में जंगलों में छिपे रहना पड़ता था। ये अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अप्रैल 1859 में शहीद हो गए थे आपके। ठीक है, ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी आपके जानकारी। महारानी लक्ष्मीबाई है, इनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। ठीक है, राजा गंगाधर राव के इनकी शादी हुई थी। उनकी मृत्यु होने के बाद अपने जो पुत्र हैं, दत्तक पुत्र, उन्हें गोद लेके क्या चाहती थी कि यहाँ पे शासन कर लें। ठीक है, डलहौजी ने इनके गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ये सारा आपका। इसी तरह आपके 1857 विद्रोह का कालक्रम देखें आपके 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में विद्रोह 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में हुआ था पहला आपका। फिर आपके 29 मार्च 1857 को बैरकपुर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में विद्रोह 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन की 5वीं कंपनी ने मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया। पहला आपका 26 फरवरी 1857 को हो गया था। दूसरा आपका 29 मार्च 1857 को आपके मंगल पांडे ने। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ। तीसरी बंगाल लाइट कैविलरी के जवानों ने एकत्रित होकर विद्रोह शुरू किया था। 12 मई 1857 क्रांतिकारी द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था आपका। ठीक है, आगे देखें आपका। और 4 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह गए, झांसी में विद्रोह हुआ आपका। और 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह होता है आपका। 6 से 7 जून 1857 को इलाहाबाद में विद्रोह होता है। ठीक है, इसी तरह आपके नेक्स्ट हमने देखा आपके बेगम जीनत महल है, उन पे आपका क्या था? क्रांति राष्ट्रीय की लड़ाई। उन पे आपका क्या था? नॉर्मल सी जो इनके पे आरोप था, कुशासन का आरोप लगाया गया था। आप पूरा पढ़ सकते हो इनके बारे में, जो डाटा है वीडियो रोक के, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे देखें आपका विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति कौन थे? कश्मीर के गुलाब सिंह। इंपोर्टेंट है आपका, ये इंपोर्टेंट है, जहां इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सालार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम। और सिखों ने तो क्या करा था? सिखों ने कभी भारत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी कभी भी। जब जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें आपकी संधि हो गई थी। सिखों ने जितने भी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों की तरफ से लड़ी थी भारतीयों के खिलाफ। ठीक है, दीपांकर राव सिंधिया के मंत्री थे, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग। इन्होंने कह दिया कि हम इस विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, भाग नहीं लेने वाले आपके अधिकतर इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखें आपके, ये आपकी बेगम हजरत महल है, वो देख चुके हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपके रानी अवंतीबाई है, मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की सेना के संघर्ष करने के लिए, ये सारे आपका डाटा है, आपको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब विद्रोह का दमन देखते हैं। तो विद्रोह का दमन आपके संपूर्ण विद्रोह के दौरान हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने जून 1857 में की बागवानी की। फिर अहमदुल्ला की कार्रवाई से त्रस्त होकर अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था। ठीक है, ये सारी चीज आपकी होती है। आपके सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया और बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह पर अभियान चलाकर रंगून बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्हें 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोते मिर्जा अबू बकर को हडसन ने दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मारकर हत्या कर दी। सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो गया, और परंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वह नेपाल चली गई थी बेगम हजरत महल। ठीक है, आगे आपके रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, झांसी से भाग निकली तात्या टोपे की सहायता से। उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और अंत में जून 1858 में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब नेपाल चले गए आपके। तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेज 2 साल तक लड़ते रहे। एक मित्र के विश्वासघात के कारण वे गिरफ्तार हुए और उन्हें फांसी दे दी गई। आपके आगे देखें, 1858 ईस्वी के अंत तक ब्रिटिश विद्रोह को कुचल दिया गया तथा विद्रोह के दमन के दौरान और उसके पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोह नेताओं, सैनिकों और आम जनता के साथ अमानवीय पूर्ण व्यवहार किया। शहरों को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त कराने के लिए पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने खूब लूटा। अनुमान लगाया कि केवल अवध में ही लगभग 1,50,000 लोगों की हत्याएं हुई। बहुत बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ाया गया था आपके, और अमानवीय यातनाएं दी गई थी आपकी।
ठीक है। विद्रोह का स्वरूप कैसा है आपका, विद्रोह 1857 के विद्रोह का भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय रहा है। ये सारी आपकी नॉर्मल चीजें पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है आपका, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, द ग्रेट रिवेलियन आपके अशोक मेहता की है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस आपके विनायक दामोदर सावर की है, 1857 आपकी एस एन सेन की है, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये आपकी आर सी मंजूमदार की है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी आपके टी आर होम्स की है, रिवेलियन 1857 आपके पीसी जोशी की है, काजिज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपका ध्यान रखना, ठीक है। विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के मत क्या है आपके, अलग अलग हैं। सर जॉन लॉरेंस, यदि विद्रोह में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। ये अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनके अंदर क्या थी, भारतीयों के प्रति, भारतीयों के अंदर की जो राष्ट्रीय हित की भावना है उसका अभाव था, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये कहते हैं। बेंजामिन डिजरायली 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन सोले ये विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका न कोई नेतृत्व और न कोई जन समर्थन था। ये चीज आपके ध्यान रखना, पूछ ले जाते हैं कभी कभी इनके स्टेटमेंट डाल के सीधे किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरह आपके ये सारे हैं, पेरविवल स्पीयर मैटकॉफ ये पुनः स्थापनावादी आंदोलन था। पी रॉबर्टसन 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी आर होम्स ये सभ्यता एवं बर्बरता का एक संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटर्म ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। फिर रीज यह ईसाई धर्म का विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। कुबलैंड जॉन बुर्सनाटन 1857 ईस्वी का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। ये सारे आपके स्टेटमेंट देते हैं, पढ़ लेना यार, आप भी एक बार तो पढ़ सकते हो, इसमें आपके मोस्टली कुछ नहीं आने वाला। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके ध्यान रखना, चाहे आप कहीं भी हो, आपके प्री हो मेंस हो, सब में आपके ध्यान रखते हैं। विद्रोह की सीमित स्वरूप था कि हर व्यक्ति के अंदर आपके अपने अधिकार, मतलब देसी नरेशों सामांतों का विश्वासघात, जो विश्वासघात किया था मैंने बता दिया सिंधियाओं ने, ठीक है। योग्य नेतृत्व का अभाव सबसे बड़ी समस्या, संगठन का अभाव, संगठन था ही नहीं, ठीक है। निश्चित उद्देश्यों का अभाव, निश्चित उद्देश्य बस कितना कि अपने लिए काम हो जाए और से तो कुछ नहीं चाहिए उन्हें। सीमित साधन थे भारतीयों के पास, ये समस्या सबसे बड़ी थी। जन समर्थन का अभाव, सभी का क्यों मिलेगा इन्हें समर्थन यार, जब अपने लिए लड़ोगे तो तुम भारतीय के लिए लड़ते, राष्ट्रीय भावना के लिए लड़ते, सबका सहयोग मिल जाता आपको। अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थिति और कुशल नेतृत्व, ठीक है। ये सारे क्या थे, असफलता के कारण रहे आपके, ये सारे पढ़ लिए आपके। भारतीय इतिहासकार हैं, इनके मत देख सकते हो आप, क्या क्या मत किसने क्या कहा है आपके, ठीक है। आगे देखें आपके ये सारे आपके, ठीक है। ये सारे अपने आज की क्लास में आपके देख रहे हैं। तो आज की क्लास आपकी पूरे 1857 से शुरू होती है। 1857 हमने बड़ी आसानी से समझा, बड़े प्यार से, बड़ी कहानी के माध्यम से शुरुआत दौर हमने पूरे क्लास जो क्लास की है समथिंग जो भी रही हो, आधे घंटे 1 घंटे की जो भी रही है, वो पूरे हमने रिटर्न देखी है, जिसमें हमने एक कहानी के माध्यम से पूरी क्लास समझी है। मैं आपको फिर दिखा दूं आज के अपने क्लास में जो भी चीजें की हैं वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जहां हमने शुरू किया था आपका किस तरह से, आपका जो शुरू किया है वो इस तरह शुरू किया था 1857 के विद्रोह से, जहां हमने आपके 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारण देखे थे, सामाजिक कारण देखे, आधार्मिक कारण देखे, तकनीक कारण देखे, उसके बाद हमने अपने सैनिक कारण देखे, प्रशासनिक कारण देखे, तात्कालिक कारण देखे। फिर उसके तात्कालिक कारण में आपका देखा था हमने कौन थे, जो आपके मंगल पांडे थे, उन सबके बारे में पूरी सारी चीजें समझी। फिर इसका कब स्टार्ट हुआ ये सारी चीज समझी, ये भी हमने इधर आपके देखते चले गए 1857 में। इसके बाद हमने जो देखा आपका ये वाला रूप देखा, दिल्ली में जो अंग्रेज मतलब भारतीय थे, दिल्ली में एक अंग्रेजों का गोदाम था, उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे उसमें, लेकिन अंग्रेजों ने क्या आग लगवा दी। भारतीयों के ही कुछ लोगों ने धोखा दिया था, सिंधियाओं ने, ठीक है। इसके बाद हमने ये सारी चीज देखी थी आपके विद्रोह के अंदर क्या था, पूरा राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये सारी चीज समझने के बाद हमने पूरे आपके जो पीपीटी है उसके माध्यम से सारी चीज देखने की कोशिश की है। इसमें हमने साथ साथ आपके विद्रोह एक परिचय में इसके नेता देखे, आपके सारे नेता देखे। उसके बाद हमने जो ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष था वो सारी चीज समझी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इसका आपका जो 1857 का विद्रोह है उसके बारे में, किसानों दस्तकारों की बर्बादी है उसके बारे में समझने की कोशिश की है, ठीक है। और धर्म और जाति के नष्ट होने का डर था आपका, ये भी चीज समझी। जो आपके भारतीय सैनिकों की शिकायत थी वो सारी चीज देखी हमने। उसके बाद आपका ये सारी चीज समझने के बाद हमने आपके जो विद्रोह के मुख्य केंद्र नेतृत्वकर्ता के बारे में चीज समझी, आपके जो बहादुर एक के बारे में बहादुर शाह जफर हैं, आपके लिए पूरी कहानी थी, मतलब वो समझा दिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपके बाबू कुंवर सिंह हैं आपके, ठीक है, आपके नाना साहब हैं, इनके बारे में सबके बारे में देखा हमने। तात्या टोपे हैं आपके रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनके बारे में देखा हमने। इन सब के बारे में आपके देखा। विद्रोह का काल कर्म देखा हमने। उसके बाद आपके हजरत महल हैं, आपके बेगम हजरत महल, उनके बारे में देखा, ठीक है। और आगे आपके जो
विद्रोह में भाग नहीं लिया था उन लोगों के बारे में देखा आपके, ठीक है। फिर आपके रानी अवंतीबाई हैं, विद्रोह का दमन किस किस तरह से हुआ वो सारी चीजें हमने आपकी देखी, ठीक है। उन सबके बाद हमने देखा कि जो विद्रोह का स्वरूप था वो कैसा है कैसा नहीं है, इस बारे में थोड़ी सी समझने की कोशिश की। इस पर 1857 पर जो आधारित पुस्तक हैं उन्हें हमने देखा आज की क्लास में, ठीक है। विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के मत देख चुके हैं हम आपके, ठीक है, किस इतिहासकार ने क्या कहा है। और लास्ट में हमने आपके फिर देखा कि विद्रोह के असफलता के कारण क्या क्या रहे, तो सारी चीजें हमने समझी। भारतीय इतिहासकारों के मत भी देख लिए, भारतीय इतिहासकारों के मतों के साथ हमने 1857 को पूरा हमने स्वरूप खत्म कर दिया। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली है। 1857 पूरी आपकी क्लास आज की क्लास में खत्म हो चुका है। अब जो भी आपका आगे का टॉपिक रहेगा वो हम आपके जो आने वाली नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें देखते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या रहती है, कोई भी डाउट रहता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।